आज हम भारत की आर्थिक कहानी पर एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें 1951 से लेकर 2017 तक के उस दौर में ले जाते हैं जब देश की आर्थिक दिशा पंचवर्षीय योजनाओं से तय होती थी। बिल्कुल। ये सिर्फ आंकड़ों और लक्ष्यों की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए नए आज़ाद हुए देश की उस कोशिश की कहानी है कि वो अपनी तकदीर कैसे लिखे। तो चलिए योजना आयोग से नीति आयोग तक के इस पूरे सफर को समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आजादी के बाद भारत के सामने एक तरह से खाली कैनवस था। सवाल था कि इस पर कौन सी तस्वीर बनाई जाए। उस वक्त दुनिया में दो बड़े मॉडल थे, एक तरफ अमेरिका का पूंजीवादी मॉडल और दूसरी तरफ सोवियत संघ का नियोजित अर्थव्यवस्था का। और प्रधानमंत्री नेहरू सोवियत मॉडल से काफी प्रभावित थे। जी हाँ, वहीं से प्रेरणा लेकर मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। हाँ। इसका काम मतलब बहुत सीधा था। देश में जो भी संसाधन है, जैसे पैसा, जमीन, लोग, बिल्कुल, उनका सबसे अच्छा और बराबरी से इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले पन्ने से शुरू करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। देश उस वक्त विभाजन के दर्द से गुजर रहा था। शरणार्थी थे, खाने की कमी थी। ऐसे में पहली प्राथमिकता क्या रखी गई? देखिए, पहली प्राथमिकता थी पेट भरना और अर्थव्यवस्था को किसी तरह स्थिर करना। उस समय के एक युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज। उन्होंने इसका मसौदा तैयार किया। ये हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, पर इसका सिद्धांत बहुत सीधा था। देश जितना ज्यादा पैसा बचाएगा और उसे सही जगह निवेश करेगा, उतनी ही तेजी से विकास करेगा। और वो सही जगह उस वक्त थी कृषि और सिंचाई। बिल्कुल। इसीलिए तो भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंज जैसे बड़े बड़े बांध बनाने का काम इसी योजना में शुरू हुआ। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। और नतीजा क्या रहा? क्या ये मंदिर उम्मीदों पर खरे उतरे? अरे, उम्मीदों से बढ़कर लक्ष्य रखा गया था 2.1% की विकास दर का। और हासिल हुई 3.6% की शानदार वृद्धि। एक तरह से कहें तो पहली ही गेंद पर छक्का लग गया था। वाह! इस सफलता ने पूरे देश में एक आत्मविश्वास भर दिया कि हाँ, हम नियोजित तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और शायद इसी आत्मविश्वास ने दूसरी योजना मतलब 1956 से 61 वाली योजना में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की हिम्मत दी। बिल्कुल। यहाँ तो कहानी पूरी तरह पलट गई। खेतों से ध्यान हटकर सीधे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर आ गया। ये इतना बड़ा बदलाव क्यों? ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था, ये भारत की कह सकते हैं आत्मा को बदलने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश थी। अच्छा। इसके पीछे सोच थी पीसी महालनोबिस की। उनका मानना था कि अगर भारत को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो सिर्फ अनाज उगाना काफी नहीं होगा। मतलब हमें अपनी मशीनें खुद बनानी होंगी। बिल्कुल। उनका आइडिया था मशीनें बनाने वाली मशीनें बनाना। इसी सोच ने राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में जर्मनी, रूस और ब्रिटेन की मदद से विशाल स्टील प्लांट्स की नींव रखी। ये तो जबरदस्त छलांग थी। एक ऐसा देश जो अभी अभी आजाद हुआ था, वो सीधे स्टील और भारी उद्योगों की बात कर रहा था। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि इसी योजना ने भारत के लाइसेंस राज की नींव रखी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक बहुत जायज सवाल है। देखिए, उस वक्त सोच यही थी कि एक बार बड़े उद्योग लग जाएंगे तो अर्थव्यवस्था अपने आप दौड़ पड़ेगी। और योजना बुरी तरह असफल भी नहीं हुई। आंकड़े क्या कहते हैं? 4.5% के लक्ष्य के मुकाबले 4.5% की विकास दर हासिल हुई थी। लेकिन हाँ, इसका एक साइड इफेक्ट ये जरूर हुआ कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में आ गया। मतलब कौन क्या बनाएगा, कितना बनाएगा, सब दिल्ली में तय होता था। जी। और कृषि पर ध्यान कम होने की कीमत हमें आगे चलकर चुकानी पड़े। और वो कीमत शायद तीसरी योजना में ही चुकानी पड़ी, जो 1961 से 1966 तक चली। इस योजना को तो एक बड़ी विफलता माना जाता है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक सब कुछ गड़बड़ा गया? यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था पर कह सकते हैं एक साथ 3 तरफ से हमला हुआ। 3 तरफ से? जी। योजना का लक्ष्य तो बहुत अच्छा था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। लेकिन पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ। तो सारे संसाधन लड़ाई में चले गए। बिल्कुल। और जैसे इतना काफी नहीं था, 1965-66 में देश में भयानक सूखा पड़ा। इन 3 झटकों ने अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। तो लक्ष्य और प्राप्ति में कितना अंतर रहा? बहुत ज्यादा। 5.6% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हम सिर्फ 2.8% ही हासिल कर पाए। और इसी विफलता के बाद योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे का दौर आया है ना? सही कहा। 1966 से 1969 तक
कोई लंबी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। सरकार ने एक तरह से ब्रेक ले लिया। तो क्या हुआ इन 3 सालों में? 3 साल तक एक साल की योजनाएं बनाई गई और यहाँ एक बड़ा सबक सीखा गया। सरकार वापस कृषि की ओर लौटी और इसी दौर में भारत में हरित क्रांति की नींव रखी गई। अच्छा। तो कह सकते हैं कि तीसरी योजना की विफलता ने ही हरित क्रांति का रास्ता खोला, जिसने आगे चलकर देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। तो पहली 2 योजनाओं ने देश का हार्डवेयर बनाया, बांध और फैक्ट्रियां। लेकिन तीसरी योजना की विफलता के बाद चौथी और 5वीं योजनाओं में एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, जहां गरीबी और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दे केंद्र में आ गए। बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, अब सिर्फ विकास की बात नहीं थी, बल्कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता जैसे शब्द जुड़ गए थे। और इसी दौर में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ। जी, चौथी योजना के दौरान ही इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तर्क ये था कि बैंक सिर्फ अमीरों को नहीं, बल्कि आम आदमी और किसानों को भी लोन दें। पर ये योजना भी सफल नहीं हो पाई थी। हाँ, बांग्लादेशी शरणार्थियों के संकट और खराब मौसम के कारण यह योजना भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। और फिर आई 5वीं योजना, जो अपने नारे गरीबी हटाओ के लिए आज भी याद की जाती है। ये सिर्फ एक आर्थिक नारा था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक सोच भी थी? ये आर्थिक और राजनीतिक दोनों था। पहली बार किसी योजना ने सीधे गरीबी को अपना मुख्य निशाना बनाया। और ये योजना सफल रही? हाँ, ये सफल भी रही। इसने 4.4% के लक्ष्य से ज्यादा 4.8% की वृद्धि दर हासिल की। लेकिन तभी देश में राजनीतिक उथल-पुथल हुई, इमरजेंसी लगी और 1978 में मोरारजी देसाई की नई जनता पार्टी सरकार ने इसे समय से 1 साल पहले ही खत्म कर दिया। और यहाँ एक नया प्रयोग हुआ, रोलिंग प्लान। ये क्या था? ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पंचवर्षीय योजनाओं की दिक्कत ये थी कि वे 5 साल के लिए पत्थर की लकीर बन जाती थी, चाहे हालात कितने भी बदल जाएं। बिल्कुल। रोलिंग प्लान का आइडिया ज्यादा लचीला था। इसका सिद्धांत था, हर साल देखो कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और उसी हिसाब से अगले साल का प्लान बदलो। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। था तो, लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार वापस आई और इस प्रयोग को बंद करके वापस पंचवर्षीय योजना के ढर्रे पर लौट आई। तो फिर छठी और 7वीं योजनाओं के साथ हम एक नए दौर में आते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि 1991 के बड़े आर्थिक सुधारों की जमीन यहीं तैयार हो रही थी? हाँ, एक तरह से इन्हें आर्थिक उदारीकरण का ट्रेलर कहा जा सकता है। अच्छा, कैसे? छठी योजना में पहली बार मूल्य नियंत्रण जैसी चीजों को हटाया गया। मतलब सरकार ने बाजार को थोड़ी छूट देनी शुरू की। और यह योजना सफल रही? बहुत सफल रही। 5.2% के लक्ष्य के मुकाबले 5.7% की विकास दर मिली। 7वीं योजना ने भी उत्पादकता और रोजगार बढ़ाने पर ध्यान दिया और वो भी 6% से ज्यादा की दर से सफल रही। मतलब अर्थव्यवस्था अब बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही थी। बिल्कुल। और फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़, 1991। देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर थी। इस संकट के बीच 8वीं योजना की शुरुआत हुई 1992 में। यह योजना पहले से कैसे अलग थी? जमीन आसमान का फर्क था। 1990 से 92 के बीच राजनीतिक अस्थिरता के कारण फिर से एक योजना अवकाश जैसा माहौल था। लेकिन जब 8वीं योजना शुरू हुई, तब तक भारत एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना चुका था। लाइसेंस राज खत्म हो रहा था, बाजार खोले जा रहे थे। और इस योजना का मुख्य केंद्र क्या था? इस योजना ने पहली बार माना कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग हैं, इसलिए इसका मुख्य लक्ष्य मानव संसाधन का विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर था। और नतीजे चौंकाने वाले थे। 6.8% की अभूतपूर्व विकास दर हासिल हुई। ये इस बात का सबूत था कि भारत ने शायद सही रास्ता पकड़ लिया है। तो 8वीं योजना ने अर्थव्यवस्था को खोल दिया, लेकिन अब सवाल था कि इस नई रफ्तार का फायदा आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा। यहीं से शायद 9वीं, 10वीं और 11वीं योजनाओं का दौर शुरू होता है। बिल्कुल सही। अब सिर्फ जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं हो रही थी। 9वीं योजना का लक्ष्य था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, यानी विकास का फल सब तक पहुंचे। जी। 10वीं योजना का लक्ष्य और भी बड़ा था, अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। हाँ। और 11वीं योजना का तो नारा ही था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। और फिर हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 2017 के लिए थी और भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना साबित हुई। हाँ, 12वीं योजना का उपशीर्षक था तीव्र, धारणीय
और अधिक समावेशी विकास। इसमें एक नया शब्द जुड़ा, धारणीय या सस्टेनेबल। बिल्कुल, मतलब विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसमें बैंकिंग को 90% परिवारों तक पहुंचाने जैसे आधुनिक लक्ष्य भी थे। लेकिन 2014 में केंद्र में नई सरकार आई और उसने 65 साल पुरानी संस्था योजना आयोग को ही भंग करने का फैसला कर लिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। आखिर योजना आयोग को हटाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ऐसी क्या खामियां थी उसमें? देखिए, योजना आयोग पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता था कि ये एक टॉप डाउन संस्था है। मतलब दिल्ली के बंद कमरों में कुछ लोग पूरे देश के लिए योजना बनाते थे और राज्यों को बस उसे लागू करना होता था। एक साइज सभी को फिट नहीं आता वाली बात। बिल्कुल, राज्यों की अपनी जरूरतें और प्राथमिकताएं होती थीं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। इसीलिए इसे बदलने की बात हो रही थी। तो योजना आयोग की जगह पर आया नीति आयोग। ये पुरानी संस्था से कितना अलग है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना हुई। ये योजना आयोग की तरह पैसा बांटने वाली संस्था नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसका मुख्य काम केंद्र और राज्यों को नीतिगत सलाह देना है। ये बॉटम अप अप्रोच पर जोर देता है, मतलब योजनाएं जमीनी स्तर से शुरू हों। इसे सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाला कदम भी माना गया। जी, जहां केंद्र और राज्य एक टीम की तरह काम करें। तो ये था भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का लगभग 65 साल लंबा सफर। एक ऐसी यात्रा जो खेतों से शुरू हुई, बड़े उद्योगों की चिमनियों तक पहुंची, गरीबी से लड़ी, दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले और अंत में एक नए सहकारी मॉडल पर आकर समाप्त हुई। ये वास्तव में एक पूरे युग का अंत था। इन योजनाओं ने, चाहे वे सफल रही हों या असफल, दशकों तक भारत की आर्थिक सोच और दिशा को तय किया। उन्होंने देश को बनाया भी और कह सकते हैं कई मामलों में उसकी रफ्तार को रोका भी। तो अब आगे क्या? अब जब भारत नीति आयोग के ज्यादा लचीले और विकेंद्रीकृत ढांचे के साथ आगे बढ़ रहा है, तो सोचने वाला सवाल ये है कि देश ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि तीव्र आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए एक स्थायी तरीके से पहुंचे।